तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें, फूलों की बारिश करें। हम लोग कतई इनका फूल पुष्प स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पुष्प के पीछे इनका कुछ बड़ा षड्यंत्र है। हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसमें बम भी आ सकता है, इसलिए हमें वो फूल नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं महाराज जी किसी प्रसर में या किसी छल प्रपंच में काम कर रहे हैं? जो भी ये बकबोट की ये जमीन के लेकर के हैं, उनसे कहेंगे भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बाद में मत करना। जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, मोहम्मद पैदा भी नहीं हुए थे, तब से ये परंपरा कुंभ की चली आ रही है। तो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप से विरोधियों को बचना चाहिए। गैर मुस्लिमों की एंट्री हज यात्रा क्षेत्र में मक्का मदीने में पर उस पर सवाल नहीं है, तो फिर सनातन आस्था के महापर्व पे एंट्री पे बवाल क्यों? रिपोर्ट आपने देखी, लोग क्या कह रहे हैं ये आपने सुना, दोनों पक्षों की बात। डिबेट में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय कराता हूं आपसे। प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद से। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। उमेशानंद महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जूना अखाड़ा से। और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी लूं उसके पहले उमेशानंद महाराज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भाई वो कहें कि वक्फ की जमीन है तो उस बात पर दिक्कत, वो कहें कि धर्मांतरण आप कुंभ में करवा लेंगे उस बात पर दिक्कत, अब वो हृदय परिवर्तित करके बोल रहे हैं कि जो सन्यासी, जो संत, जो श्रद्धालु कुंभ में जाएंगे, महाकुंभ में शामिल होंगे, हम पुष्प वर्षा करेंगे, फिर भी दिक्कत क्यों? देखिए आनंद जी, एक बात समझनी पड़ेगी, कोई झूठ बोल रहा है और झूठ का समर्थन हम लोग नहीं करने वाले। जो बरेलवी हैं, शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, उन्होंने कहा कि यह वक्फ की जमीन है, तो मुझको लगता है कि अज्ञान के आधार पर वो कुछ बातें रख रहे थे। और मुझको लगता है कि शहाबुद्दीन बरेलवी जी को एक शौक आ गया कि वो कहते हैं ना कि पब्लिसिटी स्टंट, मीडिया में आने के लिए कुछ नए नए प्रपंच करते हैं। और जहां तक फूल बरसाने की बात है, ये वक्फ की जमीन से लेकर फूल बरसाने तक का जो बीच का मामला है, मुझको लगता है कि उनको बात समझ में आ गई थी कि जो ये दावा कर रहे हैं वो अपनी खाल बचा लें, वो अपनी खाल बचा लें, उनको समझ में आ गया। और मैं कह रहा हूं कि ऐसी क्या बात हो गई भाई आपको फूल बरसाने पड़ेंगे? तो शहाबुद्दीन बरेलवी डर गए हैं क्या? निश्चित तौर पर शहाबुद्दीन बरेलवी को अकल आ गई है कि मैं जो बोलता हूं वो गलत बोलता हूं, हिंदू समाज मेरे विरुद्ध है, संत मेरे विरुद्ध हैं, हमको फूल नहीं चाहिए। आप फूल क्यों डाल रहे हो जब ये आपकी धर्म और आस्था का केंद्र नहीं है? हम लोग तो मूर्ति पूजेंगे भाई, हम तो काफिर हैं, तो काफिरों के कार्यक्रम के अंदर फूल बरसाने का काम आप क्यों कर रहे हो? ये प्रपंच है, इन फूल भैया, ये फूल के अंदर तो मूत्र भी हो सकता है, मूत्र छिड़काव करने के बाद फूल बरसाए जा रहे हो, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाए, कोई बम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतनी घिनौनी चीज तो नहीं हो सकती ना जो आप कह रहे हैं। तो घिनौनी, इतना घिनौना क्यों सोचेगा कोई? अरे अनंत भाई साहब, जो व्यक्ति भोजन में मूत्र मिलाने का काम कर देते हैं तो फूल भर हैं, तो घिनौना काम करने का काम कौन करता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है चैनल पर। लेकिन बरेलवी साहब, आपके फूल हमें स्वीकार नहीं है। थोड़ा लॉजिकल रखना पड़ेगा। मुमताज आला रिजवी, मुझे बताइए जरा कि पहले बरेलवी साहब कहते हैं कि भाई ये 54 बीघा जमीन है, ये सारी, ये तो हमारी वक्फ की थी, इस पर महाकुंभ हो रहा है तो मुसलमानों को बड़ा दरिया दिली है। अब वही कह रहे हैं हम फूल बरसा देंगे। देखिए आनंद जी, एक शेर है गालिब का कि इमाम मुझे रोके है तो खैचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो ये जो शहाबुद्दीन साहब हैं, इनको असल में समझ में नहीं आ रहा है, इनको बोलने की ज़रूरत क्या है? बिला वजह 54 बीघा ज़मीन वक्फ की, अरे भाई चेयरमैन फैसला करेगा, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं हो। अब आप कह रहे हो साहब फूल बड़, अरे काहे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दुआना, तुम्हें ज़रूरत क्या है कि हर वक्त बोलो, बस बयानबाजी करो? ये बेकार की बातें हैं। देखिए, हम संगम के वासी हैं, हम संगम के रहने वाले हैं, हमने बचपन से संगम को देखा है, न जाने कितने लोगों के ले जा करके हमने संगम में स्नान करवाया है। तो अगर हम संगम वासी बोलते हैं तो समझ में आता है आपका क्या लेना देना वहां से। इसलिए मुझे लग रहा है, और जहां तक ये बात है साहब कि उसमें ये मिला देंगे वो मिला देंगे, कहीं कोई नहीं मिला देगा। और ये चंद लोग हैं, मैं आपको बता दूं,
मेरी अभी वहां पे बात हुई है। शहाबुद्दीन बरेलवी उन्हीं चंद लोगों में शामिल है क्या? हाँ बिल्कुल वही। देखिए ये एक ग्रुप मुझे लग रहा है ऐसा है जो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए, उसमें शहाबुद्दीन भी हैं और कुछ अखा वहां पे बाबा भी कितने मौलाना हैं ये जो फर्जी उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, कौन समर्थन कर रहा है? जाने कितने सर, मैं आपको कोई समर्थन नहीं कर रहा है, ऐसा है। नहीं तो आप समर्थन नहीं, पहले समर्थन कर रहे थे, एक मिनट पहले समर्थन कर रहे थे, आप फूल बरसाने का समर्थन कर रहे हैं। हाँ अरे तो उनके होंगे अंधभक्त, हर जगह तो लोग अपना अंधभक्त बनाए हुए। देखिए सच्ची बात यह है कि कुंभ हमेशा हजारों साल से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। वो संगम नगरी है, वहां इनके कुछ कहने और न कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ साधु वहां पे जो सियासत चमका रहे हैं और सोच रहे हैं मैं हाईलाइट होकर के और मैं सरकार के बहुत करीब, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं आपको और एक चीज बता दूं, जो लोग ये कह रहे, अभी हमारे उमेशानंद जी कह रहे हैं साहब शक हो गया मुझे फूल में ये मिला। अरे कहां आप हिंदुस्तान की तारीख ही नहीं जानते हो कि हिंदुस्तान की तारीख क्या है? ये कहां से शक पैदा हो गया, क्यों शक पैदा हो गया और कैसे शक पैदा हो गया? मैं बता तो रहा हूं, मैं जाता रहा हूं। इसलिए एक तरफ आप घर वापसी की बात करते हो कि साहब घर वापसी जाते रहे सर, इस बार नहीं जा पाएंगे कुंभ और आओ, और अभी योगी जी ने कहा रिजवी साहब जाते रहे कुंभ में, लेकिन इस बार जा नहीं पाएंगे। इस बार साधु संत मुखालफत है कि भाई कोई भी गैर हिंदू जो है आ नहीं पाएगा। आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। मैं हकीकत बताऊं, देखिए ऐसा है कि वहां हजारों संत हैं, उसमें से 2-1 खुराफाती भी हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब उनके 1-2 लोगों के बयान देने से ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे खुद दावत मिली है और मैं जाऊंगा। मुझे दावत मिली है संगम में और कुंभ महाकुंभ में आने की। मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है और मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जरा स्टैंड बताएं भारतीय जनता पार्टी के इस मामले को लेकर के कि पहले भाई दावा ठोक दिया कि 56 बीघा जो जमीन हो रही है वो तो वक्फ की जमीन है। अब उसी बयान से मुकर गए, अब कह रहे हैं कि भाई जो लोग श्रद्धालु पहुंचेंगे महाकुंभ में हम तो उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। फिजूल विवाद खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी ने ना तो हज के बारे में फिजूल विवाद खड़ा करना चाहिए, न किसी को कुंभ के बारे में इस तरह का फिजूल बयानबाजी करने की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने वक्फ के बारे में ये कह दिया कि कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है, अपने आप वो विवादों में आ गए और सुर्खियों में जगह पा गए जरूर, लेकिन इस विवादास्पद बयान से दो जो समुदायों के बीच में अनावश्यक तनाव पैदा करने की स्थिति होती है। और ये तनाव पैदा करके क्या लाभ मिलना है? और जो व्यक्ति कहेगा कि कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है, जबकि आप जानते हैं कि कुंभ जो है, इसका इतिहास जो है, कुंभ का पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले से कुंभ जो है उसकी परंपरा है। और जब कुंभ की परंपरा है तो कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, कहीं से पैदा नहीं होता। फिर आपने विवाद पैदा किया और आप गलत बयान आप बात दे रहे हो इस तरीके की। कोई औचित्य है इसका? ये इसका बार-बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ना उसको और तारीख पे ऐसे हुजूर का जन्म का साल क्या है? नहीं, हुजूर का जन्म का साल क्या है मुझे बताइए ना। जोड़ करके और हुजूर के जन्म का साल क्या गलत बयानी दे रहे हैं भाई आप नहीं, हुजूर के जन्म का साल बताइए ना। लेकिन आप उनसे काहे जोड़ रहे हैं? हाँ तो हुजूर के जन्म का साल क्या मुझे बताइए ना। इसमें क्या गलत मुसलमानों की आपके लिए कोई गलत बयानी क्या कर रहे हैं आप? मेरे पीछे बोल रहे हैं। के लिए कोई जगह नहीं, ये क्या तरीका है? नहीं, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। रिजवी साहब नहीं, मैं मुसलमानों की बात ही कहा। मैंने गलत क्या कहा? मुसलमानों की बात की मैंने क्या गलत कहा? हुजूर साहब का जन्म का तारीख क्या है मुझे बताइए। क्या तारीख है हुजूर साहब के जन्म की? इस दुनिया में कब आए वो? क्या तारीख है वो? नहीं आप बताइए। आप उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे प्रेम शुक्ला जी। द्रविड़ की क्या तारीख है मैं बताइए। उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे सर। किसी भी धार्मिक, मकसद हमारा ये कि किसी भी धार्मिक भावनाएं आदम अलैहिस्सलाम की क्या तारीख? अगर उनके कुंभ की जमीन पर दावा ठोकने से भावनाएं सनातन की आहत होती हैं तो उनकी जो रिजवी साहब है उनकी भावनाएं भी आहत प्रति हमारे मन में भी आदर का भाव है। किसी महापुरुष के प्रति हमारे मन में अनादर का भाव आ ही नहीं सकता है। किसी सनातनी के मन में किसी भी महापुरुष के प्रति अनादर का भाव आ ही नहीं सकता है। ये हमारी मूल शिक्षा के विरुद्ध है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब हो, ईसा मसीह साहब हो, हजरत मूसा हो, किसी के प्रति भी हमारे मन में अनादर का, अपमान का भाव आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमारे अंदर भी नहीं आता है।
लेकिन कुछ लोग जो हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना प्रेम शुक्ला जी, कि आप में आ कि रहा अगर दोनों धर्मों को मानने वाले लोग ही मानते हैं कि किसी दूसरे धर्म के लिए अनदर नहीं है, तो ये बयानबाजी के जो कुकुरमुत्ते हैं कहां से पैदा हो जाते हैं? भुवन जोशी बताइए जरा। गुड क्वेश्चन। हाँ, ये गलत है, ये जो भी बयानबाजी इस तरह की जाए सर, माइलेज मिलता है ना, उचित नहीं इस तरह की, क्योंकि आज रिजवी साहब भले कह रहे हैं के बारे में शहाबुद्दीन बरेलवी जो कहा उस बात में कोई औचित्य नहीं है, लेकिन रिपोर्ट हमने इसी टीवी पर, इसी स्क्रीन पर दिखाई है सर, जहां पर अलग अलग जगह के मौलाना से जब बात की गई, वो सारे लाइन से खड़े होकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ भाई, कुंभ की जमीन जहां है वो तो जमीन हमारे वक्फ की है, मुसलमानों की बहुत दरिया दिली है कि हम वक्फ करने दे, वहां पर कुंभ करने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हवा तो मिलती है, तब तो लोग खड़े होते हैं सर। देखिए आनंद जी, हमें लगता है जो शहाबुद्दीन बरेलवी साहब हैं, इनका ये तो केवल एक एक्टर मात्र हैं, और इसके पीछे हमें दिखाई देता है कि प्रोड्यूसर इसके आरएसएस है और डायरेक्टर इसका भारतीय जनता पार्टी है। इसके पीछे तर्क भी अभी कहां से आप लिंक जोड़ रहे हैं सर? चाहता मैं विषय दूंगा आनंद जी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं आपको तर्क दूंगा इसके पीछे कारण क्या है। एक उत्तर प्रदेश के सौहार्द को, देश के सौहार्द को खराब करने के लिए और भारत के जड़ तत्व को ना समझते हुए, भारत का जो जड़ तत्व है वो धर्मनिरपेक्षता का जड़ तत्व है, जो सभी धर्मों का आदर करता है। ये कैसे हिम्मत हो जाती है बरेलवी जी के कि भारत के सेकुलर फॉर्म पे हमला करें? यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर त्योहार मनाते हो, भारत का जो कल्चर है, सौहार्द है, उस पर यह हमला है। और कैसे वो इस उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बचे हुए हैं, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होने का काम हुआ? ये पूछना चाहते हैं। भुवन जोशी जी, मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे लोग अपनी खाली ये एक्टर हैं, तो मुझे बताइए स्क्रिप्ट क्या इनको वहां से नहीं मिलती जब हैशटैग पीडीए रिपोर्टर टैग करके अलग अलग पोस्ट कर दिए जाते हैं कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए, कुंभ पर सवाल उठाते हुए, कुंभ के बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए? ये स्क्रिप्ट नहीं देते हैं कैसे लोगों को? अनंत जी, बस बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, एक देश के वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। कुंभ का जो सफल होना है वो किसी पार्टी विशेष का सफल होना नहीं है, ये पूरे देश और प्रदेश का सफल होना है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। कुंभ के जो हमारे जो श्रद्धालु है उनको कोई कमी ना रह जाए, ये बताने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कर रहे हैं सर, आपके विधायक नहीं मान रहे हैं चीजें। मैं दो उदाहरण देता हूं, अभी ओम प्रकाश सिंह का और वीरेंद्र सिंह का, दोनों आप ही के नेता हैं। वो क्या क्या बयान दे रहे हैं मैं ये भी सुनवा दूंगा अभी, लेकिन उसके पहले अमितोष पारिक, मैं जानना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड क्या है इस पूरे विवाद को लेकर के? ये विवाद खामखा बढ़ाया जा रहा है या ये विवाद वाकई जमीन पर है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद अनंत। जिन मौलाना साहब की आप बात कर रहे हैं, उन मौलाना साहब के अगेंस्ट विश्व हिंदू परिषद ऑलरेडी कंप्लेंट करा चुका है, जब उन्होंने 54 बीघा जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया था। और इस कंप्लेंट के बाद मौलाना साहब के सुर बदल गए। जो अभी तक कह रहे थे कुंभ के अंदर में कोई मुसलमान जाएगा, कैसे रोकोगे, ये वक्फ की जमीन है, अब वो आराम नई बात करने लगे कि फूल बरसाएंगे। मेरी बात समझिए, फूल बरसाना इनकी भाषा क्या है? जब शोभा यात्रा पे फूल नहीं बरसा पाते, जब ये कृष्ण विसर्जन पे फूल नहीं बरसा पाते, जब ये रामनवमी पे फूल नहीं बरसा पाते, जब ये करौली में फूल नहीं बरसा पाते, जब ये छबड़ा में फूल नहीं बरसा पाते, जब ये दुर्गा विसर्जन में फूल नहीं बरसा पाते, तो यहाँ भी कुंभ में फूल बरसाएंगे। इनके लिए कुंभ में फूल बरसाना मतलब पथराव करना है, और इसके अलावा इनके लिए फूल बरसाना नहीं है। अब चलिए और लॉजिकल फैक्ट पे मैं आता हूं। कुंभ की जब हम बात करते हैं तो कैसे ये विषय उठा, आप देखिए आनंद, नागा साधु वहां सारे इकट्ठे होंगे, और नागा साधु का इतिहास देखिए। 1661 में अकबर ने कुंभ पे हमला करने का प्रयास किया था, नागा साधु ने लड़ाई लड़ी थी। 1751 में अहमद अली ने अटैक किया था कुंभ को, नागा साधुओं ने लड़ाई लड़ी थी। आज वो नागा साधु फिर इकट्ठे होंगे, फिर इतिहास दोहराने की बात करने का प्रयास कर रही है यही मौलाना, लेकिन नहीं दोहराया जा सकता। और देखिए, एक अक्षयवट पेड़ की पूजा रोक दी थी अकबर ने, फिर से चालू करी गई 2019 में। उसके बाद पंचकोशी परिक्रमा 400 से 450 साल पे अकबर ने रोक दी थी, फिर चालू करी। कहां चले गए थे? यही सपा के प्रवक्ता और यही मौलाना अकबर के घर में मंदिर था, कोई नहीं बोलेगा। दीन इलाही नया मजहब चलाया। लेकिन देखिए अक्षर,
पता नहीं कहां से इतिहास लेकर के आते हो। अनंत में एक और बात कहता हूं, जोधाबाई जी का मंदिर उनके महल में था। पॉइंट रख रहा हूं, बीच में बोलेंगे पॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन्हीं के मजहब के अकॉर्डिंग कुरान में अगर मैं बात कहता हूं, पता नहीं कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लाते हो, कुरान की अगर बात करते तो अल फिका के अंदर में आप लोग किसी भी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मान सकते। माँ आप नहीं मान सकते, वंदे मातरम आप नहीं कह सकते, इस भूमि को माँ नहीं कहते, गंगा को माँ नहीं कहते, आप वहां फूल बरसाएंगे। ईश्वर भी एक है, आप क्या कई ईश्वर मानते हो क्या? 1885 में कई हमें बताइए बना था, 1885 में मैसेंजर पैगंबर क्या हुआ था, इतिहास गवाह उसका। 1954 में जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन बने थे, 1000 लोग मर गए, क्या इतिहास है? ये सब तरीके से एक सेक्युलर प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। कुंभ के ऊपर बात कर लो और कुंभ पे टैक्स लगा दो और हज की सब्सिडी ले लो, ये अब इस देश में नहीं चलेगा। कुंभ क्या आध्यात्मिक है, धार्मिक पर्व है और इस धार्मिक पर्व को धार्मिक के हिसाब से ही बनाया जाएगा। ठीक है अमितोष पारेख, मेरा जो आपसे सवाल पूछने का उद्देश्य था वो खाली इतिहास जानना नहीं था, मेरा आपसे उद्देश्य जानना था कि यथार्थ में क्या चल रहा है। कुंभ को लेकर जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो मौलाना हो चाहे वो साधु संत हो, क्योंकि एक तरफ जहां मौलाना बयान दे रहे हैं कि भाई हमें कुंभ में जाने से आप रोक के दिखा दो, या कुंभ में मुसलमानों की एंट्री अगर बंद की तो हम लोगों का दरगाह पर जाना बंद करवा देंगे, या कुंभ की जमीन वक्फ की जमीन है, तो जो साधु संत है वो भी उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर सैयद जवाद में आ रहा हूं आपके पास, मुझे बताइए कि अगर शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान इतना ही गैर जरूरी है, शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान इतना ही नाकारा है, तो बात बात पर फतवे जारी करने वाले लोग शहाबुद्दीन बरेलवी के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी कर देते हैं? इस्लाम के मानने वाले लोग इकट्ठा होकर के मुंह बंद करा क्यों नहीं देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ बोलने की? आनंद, फतवे तो जारी होते हैं जब वंदे मातरम गा दिया जाता है। और मैं आ रहा हूं, सैयद जवाद से मेरा सवाल है, अमितोष मैं आ रहा हूं आपके पास। सैयद जवाद। अनंत जी, अनंत बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मैं तो इन शख्स को जानता भी नहीं, कौन है बरेलवी साहब, शहाबुद्दीन साहब। आप ही लोगों ने इनको हाईलाइट करा, और ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। इनकी बात को मैं तो सीरियस लेता नहीं, और बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। हाँ, हालांकि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम तो लगना चाहिए, लेकिन उन लोगों पे भी लगाम लगना चाहिए जो एक देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर के ऊपर, जो संवैधानिक उसको हक और हकूक दिए हैं, उसको भी नेस्त और नाबूद करने की बात कर रहे हैं। और वो बात क्या कर रहे हैं कि देश के वक्फ बोर्ड को हम खत्म कर देंगे। ये किसने कहा सर? बताइए, जो ये तमाम लोग कहते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी वीएचपी के कहेंगे कि इसको खत्म करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात किसने, मुझे बताइए। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ पैनल में होंगे, मैं सवाल पूछूंगा उनसे। तमाम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफ कैमरा लोग आप सुन लीजिएगा, या ऑन कैमरा भी बहुत से लोगों ने कहा है कि हम वक्फ बोर्ड को हटाएंगे, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जो अवैध कब्जे करे हुए हैं, या वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध कब्जे तो हटने चाहिए, कर रखे उसके ऊपर कर रखे। अब सुन तो लीजिए, पूरी बात तमाम लोगों ने कर रखा, होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में ही क्या करप्शन है, और जो सरकार के डिपार्टमेंट उनमें करप्शन नहीं है, सिर्फ वक्फ बोर्ड ही दिखाई दे रहा है। उसका उदाहरण क्या कह रहे हैं कि वो अभी योगी जी ने एक निजी चैनल पे क्या उदाहरण दिया कि सर्जरी कर देंगे, पुराने फोड़े, मतलब ये किस तरीके की भाषा है। उनके ऊपर भी तो कहे शीर्ष नेतृत्व कहे कि लगाम लगना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है। जवाब मुझे जब ये बताइए कि जब देश के सांसद रहे व्यक्ति बोल देते हैं कि पार्लियामेंट की जो जमीन है वो भी वक्फ की है, तमिलनाडु में पूरा गांव वक्फ का हो जाता है, म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग वक्फ की हो जाती है, वो कब्जा नहीं है क्या? दिल्ली के अंदर 6 मंदिरों पर बोला था कि ये वक्फ की जमीन पर है, कब्जा ही तो है ना सर? तो कब्जा हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? ना वाकिफ कौन है इस प्रयागराज की जमीन पे जिसको वक्फ की का है? वाकिफ कौन है? अरे रुक तो जाइए सैयद जी, वाकिफ कौन है जरा बताइएगा एक बार। आप वाकिफ कौन है बता दीजिएगा ना देश को। वक्फ बोर्ड भी इसी देश का है। अरे वाकिफ कौन है इस जमीन का ये बताइए। और वक्फ बोर्ड की जमीनें जो हैं वो उसको जो टेक केयर करते हैं वो तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंडर में आते हैं। उसका जो चेयरमैन होता है, उसकी जो पोस्ट होती है वो एक संवैधानिक पोस्ट है, उसको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कहा जाता है। वक्फ बोर्ड के जो ट्रिब्यूनल हैं उनमें जो लोग बैठते हैं वो भी सरकार के हैं, जो लोग सर्वे करते हैं वो भी सरकार के हैं। आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को हम खत्म कर देंगे। अरे कैसे खत्म कर देंगे? उसके संवैधानिक राइट दिए हुए हैं तमाम तरीके। अच्छा, वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों है? वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर के सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं जिस तरीके से अयोध्या के अंदर इन्होंने डिफेंस की जमीन का नेचर और कैरेक्टर चेंज करके। सर, अयोध्या में कौन सी वक्फ की जमीन थी?
सैयद जवाद, अयोध्या में कौन सी वक्फ की जमीन थी, जरा बताइए। अयोध्या में कौन सी वक्फ की जमीन को कब्जा कर हटा दिया गया? वक्फ की नहीं, डिफेंस की जमीन का नेचर और अच्छा मुझे बताइए सर, मैं पूरब की बात करूं, आप पश्चिम की बात करें। हमारी बात शुरू हुई थी शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान को लेकर के, वहां से आप पहुंच गए वक्फ को लेकर के, वक्फ के बाद आप पहुंच गए पॉलिटिकल पार्टी के बयानों पर, वहां से आप पहुंच गए डिफेंस की जमीन को लेकर के। तो इतने गोल पोस्ट चेंज करने से बात नहीं बनेगी ना सर। आपके भी कुछ जो फॉलोअर हैं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि सैयद जवाद जब जी न्यूज पर बैठ रहे हैं तो एक जिम्मेदार बात बोलेंगे। आनंद, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें, मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं, समझाने के लिए ताकि देश की जनता को समझ में आए। क्योंकि उदाहरण देने का काम तो सिर्फ एक ही शख्स को है कि हमारे देश के सर्वा आदरणीय प्रधानमंत्री ही उदाहरण दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, हम भी दे सकते हैं। हम इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं, मैं इस पे काउंटर करना चाहूंगा। जगह पे दिल्ली के अंदर जो जमीनें हैं उसको सरकार ने कब्जा कर रखा है। आज भी बहुत से सरकारी ऑफिस वक्फ की जमीन के ऊपर बने हुए और उनका किराया जानते कितना आता है? लीजिए, अब जैसे ही मुझे आपको काउंटर करना था सैयद जवाद, टेक्नोलॉजी ने बचाया, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। नहीं, बहुत सी जगह पर सरकारी ऑफिसेज बने हुए हैं यहाँ पर, और वो सैयद जवाद, अब मैं आपको एक बात बताता हूं सर, आप वक्फ चालीसा जो गुणगान कर रहे हैं, अब वक्फ की कुंडली में खोलने पे आऊंगा सर। तो वक्फ की कुंडली 1954 के एक्ट के बाद से 95 में संशोधन, 2013 में संशोधन, धारा 40 में संशोधन, धारा 3 में संशोधन। वक्फ बोर्ड के अंदर जो 32 वक्फ बोर्ड देश के अंदर हैं, उन 32 वक्फ बोर्ड की पूरी बॉडी कैसे बनाई गई है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में किस किस को रखा गया, 2013 के संशोधन के बाद कैसे सिर्फ सोचने भर से कि आप सोच लीजिए संपत्ति आपकी है, सुनवाई भी हम ही करेंगे, फैसला भी हम ही देंगे, ये बातें कब्जेदारी की होती हैं सर। और अगर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से परेशानी है तो परेशानी उन्हीं लोगों को है जिन लोगों को कब्जा रास आ रहा था। नहीं, जनता फिर झूठ बोला आपने, जनता को बलगलाया आपने। मैं काउंटर कर रहा हूं आपको। हाँ। आपने क्या कहा? वक्फ बोर्ड अगर कहीं पर आनंद, मैं इसमें काउंटर करूंगा सही सब बात को, मुझे मौका दीजिएगा 10 सेकंड। मैं अमितेश आ रहा हूं आपकी बात, जरा इनकी बातें सुन लूं, जरा बताइए अपनी बात, जरा दोहराइए एक बार जरा। सुन लीजिए। हाँ, अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पे दावा करता है तो दूसरी पार्टी को ट्रिब्यूनल जाने का अधिकार हाईकोर्ट। अरे दूसरी पार्टी क्यों दावा, दूसरी पार्टी कैसे कागज दिखाए कि उसकी है कि नहीं है? आप कागज लेके जाइए ना कि हमारी है ये। नहीं, मतलब नहीं दिखाएगा। अरे जूनागढ़ की रियासत के वंशजों ने वक्फ की थी, हैदराबाद की रियासत के वंशजों ने वक्फ की थी, भोपाल की रियासत ने वक्फ की थी, रामपुर की रियासत ने वक्फ की थी। कागज लेके जाइए ना। अरे बहुत कागज ही दिखाए जाते, कोर्ट के फैसलों को आप नहीं मानेंगे। और वक्फ के लिए कागज जरूरी नहीं है। हाँ, वही तो दिक्कत है ना सर। मैं भी वही बता रहा हूँ सैयद जवाद को, कागज जरूरी नहीं है। कागज जरूरी उसकी है, उसके लिए दिखाने जरूरी है जिसकी बाप दादा की जमीन पर वक्फ सोच लेता है कि जमीन मेरी है। कागज दिखाने का दुख उसके हिस्से आता है। मैं आपका सवाल लेकर के जवाब साहब मैं सीधा जा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी की बात। अमितोष मैं आपके पास, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अमितोष जी मुझे बताइए जरा कि क्या बीजेपी ये कह रही है, जो कि सैयद जवाद दावा कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि भाई वक्फ को हम खत्म कर देंगे? प्रेम शुक्ला जी, वक्फ के कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव तो है, अब कौन कहां से कौआ कान ले गया कहने लगे उस पर हम लोग क्यों रिएक्ट करें? कोई आए बाएं साएं धाएं बकते जाए तो बकते रहे, उस पर हम क्यों रिएक्ट करें? कोई ऐरा गहरा नत्थू खरा के कोई बात शुरू कर दे तो उस पर हम प्रतिक्रिया क्यों दें? बिल्कुल। वक्फ बिल में संशोधन करने का प्रस्ताव ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो है प्रलंबित है, संसद उस पर विचार करेगा। वक्फ अगर किसी की नाजायज संपत्ति पर कब्जा किए पड़ा है, नाजायज तरीके से कोई संपत्ति पर कब्जा किए पड़ा है तो उसको छुड़ाना जो है इस देश के संवैधानिक नागरिकों का कर्तव्य है। संविधान के अनुकूल नागरिकों को, संपत्ति धारकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और किसी ने वक्फ की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया है तो उसको भी वक्फ को दिलाया जाना चाहिए। छोटी सी इतनी सी बात है, इस पर यहाँ वहां की बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब हम चर्चा कुंभ पे कर रहे हैं, कोई खींच के ले जाएगा वक्फ पर और कोई भी जो है कल्पना के आधार पर कुछ भी कहना शुरू कर देगा, तो उस बहस में हम लोगों को उतरना कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक बात है सर, कपोल कल्पनाओं से दूर रहना चाहिए हम लोगों को, बशर्ते कि हमारे जो मेहमान इस मंच पर हैं वो भी समझे कि कपोल कल्पनाओं से चीजें सॉर्ट नहीं होती। रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अमितोष मैं आपके पास में आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए बड़ी अच्छी बात कही प्रेम शुक्ला जी ने, लेकिन एक तरफा बात ये सरकार क्यों करती है? तकलीफ इस बात की, वो ये तो कहते हैं
कि साहब वक्फ जिस पर नाजायज कब्जा किए होगा वो हम छुड़वाएंगे, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि अगर किसी वक्फ जमीन पर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स कब्जा किए हुए तो उसको भी हम छुड़वाएंगे। उन्होंने अभी तो बोला दूसरी नहीं एक अपने संबोधन के आखिरी हिस्से में प्रेम शुक्ला ने यही बोला, नहीं ये नहीं कहा वक्फ ने कहीं कब्जा कर रखा हो या वक्फ की जमीन पर कहीं कब्जा हो, छुड़वाएंगे हम। हाँ, तो क्या करें? तो यही मैं कह रहा हूं कि दोनों बातें एक तरफा बात कह नहीं रहे हैं सर, आप एक तरफा बातें सुन रहे हैं। अच्छा नहीं ठीक है, अगर वो ये बात करें तो मैं फिर इत्तेफाक करता हूं कि यही काम होना चाहिए कि अगर कोई वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए तो वो छुड़वाए, और अगर वक्फ कहीं काबिज है वाकई तो वो भी उसको वापस कर देना चाहिए, मैं उसके हक में हूं। ठीक है, अब जी जवाब साहब बताइए बताइए, आपकी आवाज सही जवाब बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए प्लीज। जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब प्रेम शुक्ला जी, मुंबई के अंदर भी प्रेम शुक्ला जी रहते हैं, मुंबई को बहुत अच्छे, एक बड़े उद्योगपति का घर जो है वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, उस पर बाकायदा केस चल रहा है, उन वक्फ की जमीनों को जो उद्योगपति हैं उनसे छुड़वाया जवाब देश की पार्लियामेंट पर तो दावा है। अरे वो तो केस चल रहा है पूरे के पूरे गांव पर, पूरे के पूरे गांव पर आनंद कागजात है पूरे। अरे मैं तो अभी तो आप कह रहे हैं सर वक्फ को कागज दिखाना जरूरी नहीं, उसके कागजात नहीं, हम जो आप 5 साल पहले उसकी जरूरत नहीं कि वक्फ अगर हम कर रहे हैं तो हम कागज डीड बना के दें, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम अपनी जमीन है हम आपको वक्फ कर रहे हैं। साहब जवाब अपनी बात पूरी कर लें। मुमताज भाई 10 सेकंड, बाकायदा उन उद्योगपति का केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है जी, और सुनवाई भी हो रही है जी। आप बताइए, हाई कोर्ट में विश्वास रखिए। तो सैयद जवाद, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि सरकार एक पक्ष बातें कर रही है या ये सरकार जुडिशरी को खरीद रही है, उसी काल में तो हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, और इस पक्ष की बात हो चाहे उस पक्ष की बात हो, कोर्ट का फैसला आ गया तो मानना ही पड़ेगा। रुकिए सब्र करिए। अभी आपने आनंद जी की अपनी बात में बोला कि जहां पर वक्फ बोर्ड दावा कर देता है वहां पर सुनवाई नहीं हो पाती है, लोगों को दिखाना। अब यहाँ पर कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, चल रहा है, सुनवाई हो रही है, इसलिए कह रहा हूं भ्रम मत। सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद साहब सुनिए, अब मैं आपको ना ग्राउंड रिपोर्ट गिरवाना शुरू करता हूं। जिस आदमी की जेब में पैसा होता है वो जाकर वक्फ बोर्ड से लड़ लेता है, जिस आदमी की थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, सक्षम होता है, वो जाकर लड़ लेता है, वरना हाल होता है उनका त्रिचुलापल्ली के गांव जैसा कि लोग बैठे इंतजार करते हैं कि भैया कोई आए और हमें बचा ले वक्फ के इस प्रकरण से। अदालतों के अंदर कोर्ट मैं वही तो कह रहा हूं सर कि कोई आए और बचा ले, ये हाल है। और वक्फ की संपत्तियों का दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप आए तो निजी तौर पर मैं आपको पूरे दस्तावेज सौंप दूंगा, जहां पर कि लोग जी न्यूज पर लेकर आए हैं कि भैया हमारी पिछली 7 पीढ़ियों के कागज ये हैं, और हमारी चौथी पीढ़ी के टाइम पर आकर ये बोल रहे हैं कि भैया यहां से जमीन हमारी हो गई। अब आप घुमा रहे बात को। मैं कोई नहीं घुमा रहा सर, मेरा तो टॉपिक ही नहीं था आज वक्फ पर बातें करने का, बातें तो आपने घुमा दी। अमितोष कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं स्वामी जी आपके पास में आ रहा हूं। आनंद धन्यवाद। देखिए 2 विषय पे मैं अपनी बात रख के समाप्त करूंगा, एक तो मुस्लिम्स इरेगुलरिटी इन कुंभ, और दूसरा वक्त पे जो सैयद जमात तैयारी करके आए लेकिन कुंभ पे ऊपर तैयारी नहीं करके आए। 1885 में हुसैन को चेयरमैन बनाया था कुंभ कमेटी का, लिकर डिस्ट्रीब्यूट करी थी, इंडियन न्यूज़पेपर उसकी गवाह है। 1954 में फिर सेक्युलरिज्म का उदाहरण देखने को मिला जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कुंभ हुआ और स्टैम्पीड हुई, 1000 लोग मरे और कह दिया गया कुछ भिखारी मरे। फिर उसके बाद 2013 में सपा के नेतृत्व में कुंभ मेला हुआ था, आजम खान को चेयरमैन बनाया गया था, 42 लोग स्टैम्पीड में मरे और कुंभ के ऊपर फिर सेक्युलरिज्म का बात लगी। लेकिन कुंभ को वक्फ की प्रॉपर्टी कहते हैं, एक सेक्युलर लोग बैठे। तो देखिए जिंदल सॉ लिमिटेड के ऊपर भी कुंभ ने, जिंदल सॉ लिमिटेड में वक्फ ने अपना क्लेम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई करा। सैयद जमात सुन लीजिए, जब कोई बात कहे सैयद जमात सुन लीजिए। कुंभ में क्या हुआ? सैयद जवाब सच्चाई तो सिर्फ आप ही बोल रहे हैं ना, यहाँ पर सच्चाई तो आप और आपकी जैसे सेक्युलर लोग बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जिंदल सॉ लिमिटेड के ऊपर केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वक्फ इज नो राइट ऑफ जिंदल सॉ लिमिटेड, वापस से जिंदल को उसकी प्रॉपर्टी दी गई। आप बिना पेपर के, बिना वाकिफ के डिक्लेरेशन की वक्फ की प्रॉपर्टी बता दीजिए। जवाब आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि अपने मूल टॉपिक पर वापस लौटते हैं, चर्चा से हम लोग भटकते नहीं है, कुंभ को लेकर वापस हमारी बातें हो रही। मेरा सवाल भुवन जोशी आपसे है, आपके नेता हैं ओम प्रकाश सिंह, विधायक भी, वो कह रहे हैं कि जिस भी मुसलमान को कुंभ के अंदर जाना हो वो आए, हम लेकर चलेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। वो कहते हैं कि भैया महाकुंभ जाकर के कौन सा लोगों के पाप धुल जाते हैं, महाकुंभ तो खाली वो जाते हैं जो पापी होते हैं। वो कह रहे हैं कि महाकुंभ लोग जाएंगे तो लोग मर जाएंगे।
वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कुंभ में नहाने की कोई जरूरत नहीं है, ठंड बहुत हो रही है, घर में रहिए, दवा दारू कौन कराएगा अपनी। ये आपके विधायकों के बयान है और आप कह रहे हैं आपकी पार्टी चाहती है कि सनातन का विकास हो। अनंत जी, अभी एक साथी ने नेशनल टीवी में झूठ बोलने का काम करा कि जब कुंभ का आयोजन हुआ था और उसके चेयरमैन जो है आजम खां साहब थे, मैं उनको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई भी वहां पर घटना नहीं घटी, वो रेलवे स्टेशन की घटना है, कुंभ के अंदर कोई घटना नहीं घटी। ये गैर जिम्मेदार बात बता रहे। अब आपको पता है मैं सवालों से बचता नहीं हूं, मैं सवालों से नहीं बचता, मैं निश्चित तौर पे आपका जवाब देना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी और पूर्व में माननीय मुलायम सिंह जी की जो लाइन होती है वो पार्टी की लाइन होती है, बाकी व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो क्या कहते हैं, उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सवालों को डॉज करना है सर। मैं आपको अगर आपके विधायक ये बोलते हैं तो पार्टी लाइन नहीं माना जा सकता। या तो आप ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिसोन कर दो उस बयान को। आनंद जी, मैं एक पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता की हैसियत से, नेशनल सेक्रेटरी की हैसियत से बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, देश को भी याद दिलाना चाहता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, कुंभ में स्नान करने गए थे, पत्रकारों को जवाब दिए थे, लोगों से अभिवादन करा था। हमारी समाजवादियों की भावना यह है कि इस देश के सेकुलर फॉर्म को किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। उसकी लड़ाई माननीय नेताजी ने लड़ी और अब माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह, वीरेंद्र सिंह के बयान पर मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूं, इन दोनों के बयान व्यक्तिगत क्यों हम मान लें सर? भुवन जी। मैं उसी विषय पे कह रहा हूं, पार्टी के बिल्कुल हम लोग जो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, हम लोग को बिल्कुल दिशा निर्देशित है। हम केवल माननीय अखिलेश यादव जी की लाइन को पार्टी की लाइन बताते हैं। सर 2012 से 2017 के बीच में ओम प्रकाश सिंह का क्या जलवा हुआ करता था उत्तर प्रदेश सरकार में, ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो आप ये कह दें कि वो ऐसे आदमी हैं जिनकी आला कमान से बातचीत नहीं होती है, ये तो यकीन करना मुश्किल है सर। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष की जो लाइन है वही पार्टी की लाइन है, ठीक है। हम लोग चलना चाहते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा फिर प्रेम शुक्ला जी आपसे सर, ये मानकर बैठ लिया जाए कि भाई अखिलेश यादव ने तो नहीं बोला, तो उसके मतलब सपा तो पाक साफ है, उनके विधायक, उनके नेता, उनके करीबी भले ही बोलते रहे, इन बयानों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अनंत जी आप कल्पना कीजिए, अनंत जी आप कल्पना कीजिए कि ओम प्रकाश सिंह यही बात हज पर कह दें, वीरेंद्र सिंह यही बात हाजियों के लिए कह दें, तो क्या समाजवादी पार्टी में वो रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। अब कुंभ के बारे में बयान देने के बाद उनको कारण बताओ नोटिस, कोई भी किसी भी पार्टी का विधायक अगर कोई किसी भी समुदाय विशेष को आपत्तिजनक हो ऐसा बयान देता है, तो क्या समाजवादी पार्टी में कारण बताओ नोटिस देने का, कार्रवाई करने का कोई संवैधानिक प्रावधान इनके दल में नहीं है क्या? भुवनेश, इनको जोशी जी कहना चाहिए कि ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ये आधिकारिक प्रवक्ता हैं, ये लाइन ले सकते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कह दें, कल ओम प्रकाश सिंह इनके यहाँ चढ़ जाएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश सिंह जो हैं वो समाजवादी पार्टी के, जैसा आपने बताया 2012 से 17 तक उन अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल के सदस्य थे जी। दूसरा, इन्होंने भुवनेश जी ने अभी यह भुवन जोशी जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी एज मुख्यमंत्री कुंभ स्नान करने गए थे, उनके मुख्यमंत्री काल में भुवन जी कभी कुंभ हुआ ही नहीं, स्नान करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हाँ, जब मुख्यमंत्री के पिता थे वो तब गए थे, और आपकी जानकारी के लिए बता दें 2013 का कुंभ इतना अस्त व्यस्त था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जुगनाथ वहां पर स्नान करने के लिए आए थे मॉरिशस से, लेकिन वहां की अव्यवस्थाओं के कारण वो सिर्फ गंगा जी का संगम का दर्शन करके लौट जाना पड़ा था, वो स्नान नहीं कर सके थे। ये रिकॉर्ड है। ये आपने वैश्विक स्तर पर कुंभ की अव्यवस्था को प्रचारित करके कुंभ की अव्यवस्था को दुष्प्रचारित करने का काम किया था। और आजम खान जब त्यागपत्र लेकर खड़े हो गए थे, अनंत जी आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको ध्यान होगा, कुंभ में भगदड़ के बाद आजम खान ने त्यागपत्र देने का जो इरादा क्यों जाहिर किया था? और कोई दोषी नहीं था तो जी, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी तो
क्या कारण था ये भी बता कुंभ दें। के कर्ता धर्ता वही थे सर, तो नैतिक तौर पर इतनी जिम्मेदारी तो बनती है उनकी, अगर भले ही रेलवे स्टेशन के पास भगदड़ मची हो, जिम्मेदारी तो कम से कम लें। हालांकि आजम खान को उनका दारोमदार क्यों सौंपा गया था, इस बात को लेकर बहुत लोग सवाल उठाते हैं। तो सपा कहते हैं कि भाई ये गंगा जमनी तहजीब का हमने एक उदाहरण पेश किया था, इसलिए आजम खान को काबिल मान करके उनको दारोमदार सौंपा गया था। लेकिन उमेश महाराज जी, एक तरफ तो हम शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे लोगों के बयान देखते हैं, रिजवी साहब कह रहे थे, ये बात कह रहे हैं कि भाई उन लोगों को कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुसलमानों के ठेकेदार वो नहीं है, तो उनकी बातों को सुना भी ना जाए, उनको दरकिनार कीजिए। कर देते हैं सर। अब सपा के विधायकों को क्या किया जाए, इनको भी मान दे, जैसे भुवन जोशी जी कह रहे हैं कि भाई आधिकारिक बयान नहीं है, ये निजी बयान है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि शहाबुद्दीन के विषय पर यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन अभी इस डिबेट में हम लोगों ने एक चीज को देखा कि चाहे रिजवी साहब हों या सैयद साहब हों, दोनों के दोनों विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात बोलता हूं। अब मैं बोलूं रिजवी साहब? नहीं, हमने अब मैं बोलूं, अब मैं को बोलूं, अभी आपने टोक के भटका दिया सर। अब मैं बोलूं, कुंभ का अर्थ है, देखिए, कुंभ सनातन संस्कृति से संबंध है। मुझको लगता है इस संसार में जो थोड़ी भी बुद्धि रखता होगा, तनिक भी बुद्धि रखता होगा, वो इतना ज्ञान जरूर रखता होगा कि कुंभ अर्थात सनातन से संबंध रखने वाले ये इतने ज्ञानी लोग बैठे, इनकी बुद्धि क्या मर गई है क्या? आगे मैं बोलता हूं, मैं तो केवल इतना बोलता हूं कि सनातन का संबंध कुंभ से, कुंभ का संबंध सनातन से है। ये मुसलमान, ये फूल बरसाना, ये इनका दिक्कत क्या है, चाहते क्या है भाई? आपका दूर दूर से हमारा आपसे हमारा है, ये भाईचारा है, ये प्रेम है, सुनो, ये संगम है, हमें नहीं चाहिए। कमाल हो गया। और जहां तक रिजवी साहब ने एक बात बोली, तो आप साधु तोड़ने वाले हो, अखिल भारतीय अखाड़ा तोड़ने वालों को नहीं चाहिए, बाकी प्रेम वालों को चाहिए। एक भी गैर मुस्लिम को, जो मुसलमान है, उसको परमिशन नहीं मिलेगी, वो नहीं आएगा। ये हमारा, तुम क्यों आओगे? जब साहब तो कह रहे हैं उनके पास न्योता है सर, न्योता है, वो तो कह रहे हैं न्योता है उनके पास। शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज जी ने मुझे बुलाया, और मैं प्रार्थना करता हूं आप भी मत जाना, क्योंकि वहां पे करोड़ों नागा साधु वहां इकट्ठे होंगे, मुझे और नागाओं का व्यवहार अलग होता है। कुछ गलती हो गई, बदतमीजी हो गई, फिर मत बोलिएगा। अगर मक्का में सही नहीं है ना, ये धमकी तो सही नहीं है ना। नहीं, देखिए, अगर रिजवी साहब कह रहे हैं कि भाई उनके पास न्योता है। सर, कहां से न्योता बताइए? मुझे शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज जी ने बाकायदा फोन करके मुझे दावत दी। मैंने कहा अरे वहां तो लोग रोक रहे हैं। अरे कहा वो 2-4 लोग हैं फर्जी वाले, बिल्कुल काल्पनिक, बिल्कुल मेरे मठ में आइए, झूठ, मैं आपका स्वागत करूंगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति ने तय किया, एक भी मुसलमान को आज्ञा नहीं है वो यहाँ है। अगर हम मक्का में नहीं जा सकता, अगर हिंदू मक्का नहीं जा सकता, तो कुंभ में मुसलमान भी नहीं आ सकता। ये दोहरी मापदंड की नीति नहीं चलेगी भारत में, दोहरी मापदंड की नीति नहीं चलेगी। रिजवी साहब, बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है। आपका सनातन से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मीडिया वहां पे मौजूद है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल है। वहां जा करके जो शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज जी हैं वहां जाएं और उनसे पूछें कि क्या आपने मुमताज आलम रिजवी को दावत दिया, निमंत्रण? मुमताज आलम रिजवी वहां जाएंगे तो क्या स्नान करके आएंगे? बिल्कुल स्नान करके। आप मुझे मक्का मदीना जाने दोगे? आप मुझे मक्का मदीना ले चलेंगे? मक्का मदीना ले चलेंगे मुझे? आप कमाल हो गया, ले चलेंगे, कमाल हो गया, ले चलेंगे। अपनी शर्तों है, जा सकता है हिंदू वहां पे मक्का मदीना के अंदर जा सकता है, बिल्कुल पक्की बात है। उमेशानंद महाराज जी वो कह रहे हैं ले चलेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर ले। ये कितनी प्रमाणिक है? एक मुसलमान कह रहा है हिंदू संत को मैं मक्का मदीना में लेकर जाऊंगा। आप ऑफिशियल बोल रहे क्या? ऑफिशियल बोल रहे क्या? मैंने क्या कहा सुना नहीं आपने? हाँ बोलिए। मैंने कहा कि जो शर्तें हैं वो पूरा करिए। अब यहाँ शर्तें लागू कर, मुसलमानों पर तो कोई शर्तें लागू नहीं है। इनको शंकराचार्य बुला रहे हैं, इनके पास फोन आ गया, हम शर्तों पे मक्का जाएंगे, हम शर्तों पे मक्का जाएंगे और बिना शर्त के ये कुंभ के अंदर आएंगे। दोहरा मापदंड आप चैनल पर दिख गया रिजवी साहब। मैं शर्तों में मक्का मदीना बिना शर्त के जाओगे। कुंभ में ले जाने की शर्त बता दीजिए, वो शर्त पूरी करेंगे कुंभ में। अरे भाई सुनो, शर्त ये है एक भी मुसलमान कुंभ में नहीं आएगा, ये स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं आएगा। अगर हम शर्तों में क्यों जाएंगे? अरे हम धरियाबाद में, शर्तों में क्यों जाएंगे मक्का मदीना? वो शर्त कौन सी है बताइए? वो शर्त कौन सी है? पहले आप बताइए, वो शर्त बताइए, आप बताइए। ये टीवी पे शर्त नहीं बताएंगे, पहले हमें मुसलमान बनना पड़ेगा, फिर हमें खतना करवाना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे। और भाई ये देखो, क्या आप हिंदू धर्म स्वीकार करके चलेंगे? क्या आप हिंदू धर्म स्वीकार करके चलेंगे? नहीं, हिंदू धर्म अलग, आप हिंदू धर्म स्वीकार करके चलेंगे? हमारी शर्त है आप पहले हिंदू बनिए, हमारी शर्त है हिंदू बनिए।
आप हिंदू बन के कुंभ में जाइए, हम स्वागत करेंगे इनका भाई, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, लेकिन हम खतना कराएं, मुसलमान बने तो मक्का जाएंगे और भैया हिंदू बन जाओ। ये दोहरी मापदंड की नीति अपनी धार्मिक मान्यताएं, उन धार्मिक मान्यता को सम्मान हमें करना चाहिए और किसी और धर्म के ऊपर सवाल ना उठाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब जितना कागजों में दिखाई देती है उतना समाज में भी दिखाई दे तो लोगों के लिए बेहतर होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।